Good morning, students. Before starting our new topic, let me clear about the few important terms. कुछ बच्चों को इसके concepts clear नहीं होते. So some important terms are chromosomes are long thread-like structures present in the nucleus of a cell, which contain hereditary information of the cell in the form of genes. DNA is a chemical in the chromosome which carries the traits in a coded form. Gene is the part of a chromosomes which control a specific biological function, or you can say functional segment of DNA is gene. Contrasting characters वो होते हैं जो a pair of visible characters जैसे tall, dwarf, white flowers, purple flowers जैसे आप यहाँ violet flowers देख रहे हैं, round and wrinkled seeds, green and yellow seeds. डोमिनेट ट्रेड वो होता है जो करेक्टर एक्सप्रेस होता है F1 जनरेशन में, जैसे टॉलनेस डोमिनेंट करेक्टर है पी प्लांट में, और इस पिक्चर में आप देख रहे हैं वायलेट कलर डोमिनेंट है, क्योंकि अगर वायलेट और वाइट कलर का क्रॉस करा के प्लांट्स प्रोड्यूस किए तो वो सारे वायलेट फ्लावर्स F1 जनरेशन में प्रोड्यूस किए. रिसेसिव ट्रेड वो ट्रेड है जो एक्सप्रेस नहीं होता, लेकिन फर्स्ट जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं होता, लेकिन हाँ सेकेंड जनरेशन में वो एक्सप्रेस हो जाता है. होमोजाइगस वो कंडीशन है जिसमें बोथ द जीन्स ऑफ द सेम टाइप मतलब जैसे आप ये इसमें देख रहे हैं ना नीचे डायग्राम में, ये ग्रीन राउंड है ना, ये देख रहे हैं राउंड एंड ग्रीन सीड्स, तो ये होमोजाइगस कंडीशन है, कैपिटल आर. होमोजाइगस अ कंडीशन इन विच बोथ द जीन्स ऑफ सेम टाइप, और हेट्रोजाइगस वो कंडीशन है जिसमें बोथ द जीन्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप, जैसे कि आप F1 जनरेशन में देखेंगे ये जो रहा है एक कैपिटल एक आर, तो ये दोनों जो जीन्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स के हैं, तो ये हेट्रोजाइगस कंडीशन हो गई. जीनोटाइप होता है जेनेटिक मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल, जैसे प्योर टॉल जो है उसको अगर हम कैपिटल टी से दिखा रहे हैं तो ये जीनोटाइप है. जैसे यहाँ पे राउंड जो है कैपिटल आर से दिखा रहे हैं, ये जीनोटाइप है. और जब हम सिर्फ करेक्टर की बात कर रहे हैं राउंड, तो वो फिनोटाइप है. जब आउटर अपीयरेंस फिनोटाइप और जो जेनेटिक मेकअप है वो जीनोटाइप. Homologous pair of character are those in which one member is contributed by the father and the other member by the mother, and both have genes for the same character at the same position. ये homologous pair हो गया. तो जो मेंडल की एक्सपेरिमेंट थे यहाँ पे डाईहाइब्रिड क्रॉस में, मेंडल ने क्या किया, दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं. उसने राउंड ग्रीन सीड्स लिए और रिंकल्ड और येलो सीड्स वाले लिए प्लांट्स, और उनको इनके जो ये जीन्स थे इसमें कैपिटल आर स्मॉल वाई, क्योंकि जो ग्रीन कलर है वो रिसेसिव है इसलिए स्मॉल वाई से लिया. तो ये मैं आपको बता दूं इसको लिखने का क्या ढंग होता है. जो डोमिनेंट ट्रेड होता है उसको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे राउंड जो है डोमिनेंट है तो इसको कैपिटल आर, और इसी का स्मॉल लेटर इसके रिसेसिव ट्रेड के लिए आता है, जैसे रिंकल के लिए. येलो कलर डोमिनेंट है इसलिए कैपिटल वाई. ग्रीन कलर रिसेसिव है तो उसी का स्मॉल लेटर ग्रीन कलर रिप्रेजेंट करने के लिए लिया. तो ये गैमीट्स बने कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, और F1 जनरेशन में सारे राउंड और येलो प्लांट्स आए. जब इनको सेल्फ पॉलिनेट कराया गया तो F2 जनरेशन में 9:3:3:1 प्लांट आए, जिसमें से 315 राउंड येलो थे, 108 राउंड एंड ग्रीन थे, 101 रिंकल्ड एंड येलो थे, जबकि 32 रिंकल्ड एंड ग्रीन थे. तो इसमें ये रेशो मिली इनको 9:3:3:1. तो मेंडल ने ये देखा कि अगर दो करेक्टर है क्या वो एक दूसरे के ऊपर इन्फ्लुएंस करते हैं या नहीं करते. तो उनको लगा कि एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है और अपने आप को वो एक्सप्रेस करते हैं. तो जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे रिंकल ग्रीन भी सीड्स वाले प्लांट आए और रिंकल येलो वाले भी आए, राउंड ग्रीन भी आए और राउंड येलो भी आए. तो अगर हम इसको देखें तो ये F2 जनरेशन में
जो फिनोटिपिक रेशो, जैसे कि जब जो हमने टॉल और उसमें देखा था, तो इसमें आप फिनोटिपिक रेशो तो बता सकते हैं 9:3:3:1, लेकिन जीनोटिपिक रेशो थोड़ी मुश्किल पड़ेगी, तो आप बस इसका फिनोटिपिक रेशो लर्न कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि किस तरह से ट्रेड एक्सप्रेस होते हैं। तो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस मैंने बताया था, जिसमें आपको बताया था कि एक प्योर कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर है और दूसरा जो एक्सप्रेस हो रहा है F1 जनरेशन में वो तो डोमिनेंट करेक्टर है, और जो एक्सप्रेस नहीं हो रहा है वो है रिसेसिव है। और डाइहाइब्रिड क्रॉस में मैंने भी आपको बताया कि किस तरह से दो करेक्टर जो हैं वो जब उनको मेंडल ने लिया कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर को, तो F1 जनरेशन में कौन से प्लांट्स आए और F2 जनरेशन में कौन से आए। अब क्वेश्चन आता है हाउ डू ट्रेट्स गेट एक्सप्रेस्ड। तो जो सेलुलर डीएनए है वो है इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन इन द सेल, राइट। मतलब डीएनए इंफॉर्मेशन लेकर आ रहा है प्रोटीन बनाने के लिए। तो ये हाउ डू दीज ट्रेट्स गेट एक्सप्रेस। तो जो सेलुलर डीएनए है वो इंफॉर्मेशन लेकर आ रहा है फॉर मेकिंग प्रोटीन्स इन द सेल। अ सेक्शन ऑफ डीएनए जो मैंने आपको बताया था जो प्रोवाइड कर रहा है इंफॉर्मेशन फॉर वन प्रोटीन, तो सेक्शन ऑफ डीएनए जीन है जो इंफॉर्मेशन ला रहा है एक प्रोटीन बनने के लिए। हाउ डू प्रोटीन्स कंट्रोल द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वी आर डिस्कसिंग हियर, कि किस तरह से प्रोटीन कैरेक्टरिस्टिक्स कंट्रोल कर रहा है। तो एक एग्जांपल से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे टॉलनेस एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, सो जो प्लांट्स हैं उनमें हॉर्मोन्स हैं दैट ट्रिगर ग्रोथ। तो प्लांट हाइट कैन दस डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ अ पर्टिकुलर प्लांट हार्मोन। जैसे टॉलनेस के लिए ग्रोथ हार्मोन पे वो डिपेंड कर रहा है, तो द अमाउंट ऑफ प्लांट हार्मोन मेड विल डिपेंड ऑन द एफिशिएंसी ऑफ द प्रोसेस फॉर मेकिंग इट। ये इंपॉर्टेंट बात है कि प्लांट हार्मोन कितना बनेगा, तो उसकी जो वो डिपेंड कर रहा है कि उसकी एफिशिएंसी क्या है बनने की। जैसे एक एंजाइम है दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर दिस प्रोसेस। इफ दिस एंजाइम वर्क्स एफिशिएंटली अ लॉट ऑफ हार्मोन विल बी मेड। तो अगर एंजाइम ने अपना काम सही से किया तो हार्मोन ज्यादा बने, हार्मोन ज्यादा अच्छा बना तो प्लांट टॉल हुआ। अगर एंजाइम ने अपना काम अच्छे से नहीं किया और कहीं अल्टरेशन आ गया जिसने एंजाइम को लेस एफिशिएंट बना दिया, एंजाइम ने अपना काम अच्छे से नहीं किया, हार्मोन कम प्रोड्यूस हुआ तो प्लांट शॉर्ट हो गया। तो जीन्स कंट्रोल करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स को और ट्रेट्स को, ठीक। तो अमाउंट ऑफ प्लांट हार्मोन जो बनता है वो डिपेंड करता है एफिशिएंसी ऑफ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग इट, है ना। तो एफिशिएंसी ऑफ द प्रोसेस फॉर मेकिंग इट, जैसे कि अगर ज़्यादा एंजाइम एफिशिएंटली काम कर रहा है तो ज़्यादा हार्मोन बना तो प्लांट टॉल हुआ। एंजाइम अगर अच्छे से काम नहीं कर रहा है और उसमें अल्टरेशन हो गया तो एंजाइम लेस एफिशिएंट हुआ तो लेस हार्मोन बनेंगे और प्लांट शॉर्ट हो जाएगा। तो जो ये मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट है वी हैव बीन डिस्कसिंग आर करेक्ट, देन बोथ पेरेंट्स मस्ट बी कंट्रीब्यूटिंग इक्वली टू द डीएनए ऑफ द प्रोजेनी। इसका मतलब है कि दोनों पेरेंट्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इक्वली, ठीक है। तो ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है कि जितने भी क्रोमोसोम्स आ रहे हैं वो आधे पापा की तरफ से आधे मदर की तरफ से। सो इफ बोथ पेरेंट्स कैन हेल्प डिटरमाइन द ट्रेट इन द प्रोजेनी, बोथ पेरेंट्स मस्ट बी कंट्रीब्यूटिंग अ कॉपी ऑफ द सेम जीन। दिस मीन्स दैट ईच पीच प्लांट मस्ट हैव 2 सेट्स ऑफ ऑल जीन्स। जो वन उसने पेरेंट से लिया, एक पेरेंट से लिया और एक दूसरे पेरेंट से लिया, लेकिन कौन सा एक्सप्रेस होगा, जो डोमिनेंट होगा। So how do germ cells make a single sets of gene from the normal 2 copies? तो germ cells में क्या होता है कि germ cells में meiosis होता है और germ cells जब बनते हैं तो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। तो if progeny plants inherited a single whole gene set from each parent, then the experiment ये experiment figure 9.5 cannot work. This is because 2 characteristics R and Y would then be linked to each other and cannot be independently inherited. तो अगर हम ये बात मान लें कि 2 germ cells make a single set of genes,
from the normal 2 copies that all other cells in the body have. So if progeny plants inherited a single whole gene set from each parent, then this experiment cannot work. This is because 2 characteristics, that is round and yellow, would be linked to each other and cannot be expressed separately. So this is explained by the fact that each gene set is present not as a single long thread of DNA but as separate independent pieces called a chromosome. तो डीएनए से हम इसको समझ नहीं सकते, हाँ क्रोमोसोम से हम समझ सकते हैं. इसका मतलब ये है कि ईच सेट इज प्रेजेंट नॉट एज अ सिंगल लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए बट as separate independent pieces called chromosomes. So thus each cell will have 2 copies of each chromosome, एक पापा मेल फादर पेरेंट से, एक फीमेल से. तो every germ cell will take 1 chromosome from each pair and thus they may be either maternal or paternal origin. So when 2 germ cells combine, they will restore the normal number of chromosomes. मतलब अगर ह्यूमन बींग्स में फॉर एग्जांपल 46 क्रोमोसोम्स हैं तो जर्म सेल्स में 23 होंगे और जब वो यूनाइट होंगे, फ्यूज होंगे, जाइगोट बनेगा तो दोबारा से 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिस्टोर हो जाएंगे. ठीक है. नाउ सेक्स डिटर्मिनेशन. सेक्स डिटर्मिनेशन में क्या होता है कि 2 सेक्सेस पार्टिसिपेट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो वो एक दूसरे से थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं. तो जैसे कि अगर हम बात करें कि न्यू बॉर्न का सेक्स कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो हम ये बता दें आपको कि ह्यूमन बींग्स में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें से 22 पेयर्स जो होते हैं वो सोमैटिक सेल्स, आप कह दीजिए कि वो ऑटोसोम्स कहलाते हैं, और एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम्स होता है. और यहाँ पर जो किस तरह से सेक्स डिटर्मिनेशन होगा कि डिफरेंट स्पीसीज यूज करती हैं डिफरेंट मेथड्स. जैसे कुछ तो एनवायरनमेंट पे डिपेंडेंट होते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन में, कुछ जैसे कि कुछ एनिमल्स में जैसे टेम्परेचर डिसाइड करेगा कि जो बेबीज हैं वो मेल होंगे या फीमेल. तो अगर ज़्यादा टेम्परेचर हुआ तो वो मेल बेबीज हुए और अगर कम था तो फीमेल हुआ. कुछ एनिमल्स में क्या होता है, जैसे स्नेल्स में इंडिविजुअल्स कैन चेंज सेक्स, इंडिकेटिंग दैट सेक्स इज नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड. मतलब इंडिविजुअल बन रहा है और उसने चेंज कर लिया अपना सेक्स, इसका मतलब वो जेनेटिकली नहीं डिटरमाइंड हो रहा है. लेकिन ह्यूमन बींग्स में जेनेटिकली डिटरमाइंड होता है. इसका मतलब ये है कि जो जीन्स हैं वो इनहेरिटेड होते हैं फ्रॉम आवर पेरेंट्स. वो डिसाइड करेंगे कि एक बच्चा लड़का होगा या लड़की. तो ह्यूमन बींग्स में 46 क्रोमोसोम्स हैं, जिसमें जब गैमीट्स बनेंगे तो वो आधे आधे हो जाएंगे. 23 क्रोमोसोम्स आ जाएंगे स्पर्म्स में. स्पर्म में 23 में से 22 तो सेम होंगे दोनों में, और यहाँ पर जो एक सेक्स क्रोमोसोम है या तो वो एक्स होगा या वो वाई होगा. तो स्पर्म्स जो घूमेंगे सीमेन में, उनमें बहुत सारे स्पर्म्स में या तो एक्स क्रोमोसोम वाले स्पर्म्स होंगे या वाई. जबकि फीमेल में जब एक्स सेल्स बनती हैं उसमें एक सेक्स क्रोमोसोम ही होगा एक्स, क्योंकि फीमेल में जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक्स एक्स होता है और जर्म सेल में एक ही क्रोमोसोम आएगा एक्स. तो अगर ये स्पर्म जिसने एक्स क्रोमोसोम कैरी किया हुआ है वो एक्स से फर्टिलाइज होगा तो फीमेल बनेगा, और अगर वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म फर्टिलाइज होगा तो बॉय होगा. तो 50-50% आप ये कह सकते हैं कि चांसेस हो सकते हैं. तो half the children will be boys and half will be girls. So all children will inherit an X chromosome from their mother, regardless of whether they are boys or girls. So sex of the children will be determined by what they inherit from their father. इसका मतलब फीमेल के पास तो सेम ही सेक्स क्रोमोसोम है, लेकिन फादर का जो स्पर्म है वो डिसाइड करेगा कि बॉय बनेगा कि गर्ल. अगर स्पर्म जिसमें एक्स क्रोमोसोम था वो फर्टिलाइज होगा, वो फ्यूज होगा तो गर्ल चाइल्ड बनेगा. अगर वो स्पर्म जिसमें वाई क्रोमोसोम था तो वो बॉय बनेगा. तो ये इसका मतलब फादर से डिटरमाइन होता है सेक्स, क्योंकि फीमेल के पास सेम क्रोमोसोम्स हैं. इवोल्यूशन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे.
So keep watching and wish you all the best for your exam.